आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन की। तो देखिए, ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इफ्यूजन क्या होता है, और इफ्यूजन की तरह सिमिलर एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन। इन दोनों प्रोसेस को हमें समझना होगा। तो देखिए, डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन जब आप कमरे में कहीं पर एक परफ्यूम की बोतल ओपन कर देते हैं तो परफ्यूम के मॉलिक्यूल कमरे के एक कॉर्नर से पूरे रूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परफ्यूम के मॉलिक्यूल के डिस्ट्रीब्यूशन से उनकी एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है, रैंडमनेस बढ़ जाती है। वैसे ये नेचर का लॉ है कि नेचर में हर मूवेबल सब्सटेंस अपनी डेंसिटी को इक्वल करना चाहता है। तो अगर आप परफ्यूम की बोतल ओपन कर देंगे कमरे में, मान लीजिए मैंने यहाँ पर परफ्यूम की बोतल ओपन कर दी, तो परफ्यूम के मॉलिक्यूल की डेंसिटी बोतल के अंदर ज्यादा होगी, तो हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की ओर परफ्यूम के मॉलिक्यूल मूव करने लगेंगे, क्योंकि परफ्यूम के मॉलिक्यूल पूरे रूम में अपनी डेंसिटी को इक्वल करना चाहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि परफ्यूम के अंदर डेंसिटी हाई होने से जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल है उनकी रैंडमनेस कम है, उनकी एंट्रोपी कम है। जब वो पूरे रूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो उनके मूवमेंट के लिए ज्यादा स्पेस होगा, उनकी रैंडमनेस बढ़ जाएगी और एंट्रोपी बढ़ जाएगी। जब भी टोटल एंट्रोपी, सिस्टम की एंट्रोपी और यूनिवर्स की एंट्रोपी का चेंज पॉजिटिव होता है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। इसमें क्या होता है, डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग, इसका जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज होता है, चेंज पॉजिटिव होता है, इसलिए ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ये परफ्यूम की बोतल है और परफ्यूम की बोतल को आप ओपन कर देंगे, इसके माउथ को आप ओपन कर देंगे, तो यहाँ पर परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो परफ्यूम के मॉलिक्यूल हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की ओर मूव करने लगेंगे। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिफ्यूजन। यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है वो मूवमेंट कैसे हो रहा है, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से हो रहा है। ये मॉलिक्यूल इससे बाहर निकलने लगेंगे, ये डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी। ठीक है ना। यहाँ पर प्रेशर का रोल नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या है, क्योंकि इसके माउथ का एरिया ज्यादा है तो अंदर और बाहर दोनों का प्रेशर सेम है। ऐसा जरूरी नहीं है कि डिफ्यूजन के लिए प्रेशर डिफरेंस की जरूरत है। भाई, हमने अपने कपड़े पर अगर परफ्यूम डाल रखा है तो हम जिस रूम में आएंगे तो हमारे कपड़े से परफ्यूम के मॉलिक्यूल पूरे रूम में फैलने लगेंगे, तभी तो परफ्यूम की जो फ्रेग्रेंस है वो क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती, तभी तो परफ्यूम की स्मेल क्या होगी, दूसरे पर्सन्स को आएगी। तो यहाँ पर हमने अपने कपड़े पर परफ्यूम डाल रखा है तो प्रेशर डिफरेंस तो नहीं हुआ। हमारे जो बॉडी है, जो हमारे क्लॉथ्स है, उसमें परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स पर जो प्रेशर पड़ रहा है वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मूवमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे क्लॉथ्स पर परफ्यूम मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी हाई है और दूसरे रूम के दूसरे पार्ट में परफ्यूम की डेंसिटी लो है, तो परफ्यूम मॉलिक्यूल हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की ओर मूव कर रहा है। तो डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी। मूवमेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, movement of gaseous molecules from higher density to
to lower density. Is known as diffusion. इसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन। गैसियस मॉलिक्यूल का हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की ओर मूवमेंट डिफ्यूजन है। देखिए ये कोई गैसियस मॉलिक्यूल का प्रोसेस नहीं है, ये हर वो मॉलिक्यूल करना चाहता है जो कि मूव कर सकता है। ऐसा करने में क्या होता है, जब गैसियस मॉलिक्यूल बॉटल से बाहर आएंगे जहां उनकी डेंसिटी कम है, तो इससे यूनिवर्स की रैंडमनेस बढ़ेगी, यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ेगी। मतलब डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये क्या है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ये पॉजिटिव होगा। और जब टोटल एंट्रोपी पॉजिटिव होती है तो प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, इज स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। ये काम हम लोग तब भी देखते हैं, मान लीजिए एक वाटर टैंक है, इस वाटर टैंक में आप क्या करिए, रेड कलर का वाटर गिराइए। इसमें क्या है, वाटर है, प्योर वाटर। इसमें आप रेड कलर का अगर वाटर गिराते हैं, ये वाटर रेड वाटर है, तो जब आप रेड वाटर इसमें से गिराएंगे तो क्या होगा, पहले रेड वाटर जो है इस पॉइंट पर आप गिरा रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़े ना होगा। जो रेड कलर का वाटर है वो केवल यहीं पर नहीं रहेगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो रेड मॉलिक्यूल है वो पूरे वाटर में आ जाएंगे। मतलब थोड़ी देर बाद ये होगा कि रेड मॉलिक्यूल पूरे वाटर में आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो रेड पार्टिकल है वो पूरे वाटर में आ जाएंगे। एक्चुअल में क्या हुआ है, रेड मॉलिक्यूल्स ने इस पॉइंट से, यहां पर जो डेंसिटी ज्यादा थी, इस पॉइंट से क्या किया है, सारे वॉल्यूम में मूव करके अपनी डेंसिटी को इक्वल किया है। तो ये भी एक डिफ्यूजन का ही प्रोसेस है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर डेल्टा एस जो एंट्रोपी है रेड मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज हो रही है। रेड मॉलिक्यूल की एंट्रोपी तो सिस्टम की एंट्रोपी होगी, साथ में सराउंडिंग की भी एंट्रोपी बढ़ रही। मतलब इन दोनों का सम जब पॉजिटिव होगा तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो डिफ्यूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंट्रोपी चेंज। जब गैस मॉलिक्यूल किसी डेंस जगह पर होते हैं तो उनकी एंट्रोपी कम होती है, और जब वो मूव करके पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं, पूरी सराउंडिंग में फैल जाते हैं, तो उनकी एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं इफ्यूजन क्या होता है। इफ्यूजन देखिए, इफ्यूजन क्या होता है, इफ्यूजन प्रेशर डिफरेंस की वजह से गैसियस मॉलिक्यूल का हायर प्रेशर में से लोअर प्रेशर की ओर जो मूवमेंट होता है वो इफ्यूजन होता है। यहां पर प्रेशर डिफरेंस भी होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इस बैलून में एयर है, इसमें एयर है, और इसमें आपने एक पिन होल कर दिया, तो जब पिन होल कर देंगे तो क्या होगा, एयर तेजी से इससे बाहर निकलेगी, ठीक है ना। इसमें एयर है P1 प्रेशर पर और ये है P-ATM। P1 इज ग्रेटर देन P-ATM। तो ये प्रोसेस है इफ्यूजन। ये स्मॉल ओरिफाइस है, ये बहुत छोटा होल है, स्मॉल ओरिफाइस। ओरिफाइस मतलब छोटा पिन होल,
ठीक है ना। तो इफ्यूजन क्या होगा, मूवमेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स from higher pressure to lower pressure, higher pressure to lower pressure, through small hole, स्मॉल होल को हम बोलते हैं स्मॉल ओरिफाइस, small orifice is known as effusion, ये है effusion, इसको हम बोलेंगे effusion, ठीक है ना। मूवमेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर थ्रू स्मॉल होल। अभी स्मॉल होल है, इसलिए क्या हो रहा है, स्मॉल होल होने की वजह से जितने भी गैसियस मॉलिक्यूल इस होल से स्ट्राइक कर रहे हैं वो सब बाहर निकल जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि यहां पर जो भी गैसियस मॉलिक्यूल इससे स्ट्राइक कर रहे हैं वो सारे रिमूव हो जा रहे हैं ड्यू टू स्मॉल होल। वो सारे गैसियस मॉलिक्यूल होल्स इससे रिमूव हो रहे हैं जो इससे स्ट्राइक कर रहे हैं, क्योंकि एरिया कम है। अगर एरिया ज्यादा होता तो गैसियस मॉलिक्यूल जो होल में टक्कर मार रहे थे वो भी आपस में टक्कर मार के वापस आ जाते। तो यहां पर वो बात नहीं हो रही है कि होल में, यहां होल पर पहुंचने वाले मॉलिक्यूल्स में आपस में कोलिजन हो, चूंकि स्मॉल होल है तो आपस में कोलिजन नहीं हो पा रहा है। बात समझ रहे हैं। तो यहां पर देखिए रेट ऑफ इफ्यूजन क्या होगा, रेट ऑफ इफ्यूजन होगा, रेट ऑफ इफ्यूजन, रेट ऑफ इफ्यूजन को हम लोग स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रेट ऑफ इफ्यूजन होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पासेस थ्रू दिस होल इन यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ इफ्यूजन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, number of gaseous molecules number of gaseous molecules passes through small orifice, passes through small orifice in unit time is known as rate of diffusion. Is known as rate of diffusion. बार बार हम लोग स्मॉल ओरिफाइस क्यों ले रहे हैं? स्मॉल ओरिफाइस इसलिए ले रहे हैं ताकि जो मॉलिक्यूल ओरिफाइस होल के पास पहुंचे वो आपस में कोलिजन से रिटर्न ना हो पाए। बात समझ रहे हैं? इसीलिए हम लोग बार बार स्मॉल ओरिफाइस ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रेट ऑफ इफ्यूजन है R, ये क्या होगा? R होगा, अगर इस ओरिफाइस का एरिया A है तो R जो हो जाएगा वो हो जाएगा A N P अपॉन अंडर रूट 2 पाई R
TM। ये होता है रेट ऑफ इफ्यूजन थ्रू orifice having area A। ये है रेट ऑफ इफ्यूजन थ्रू orifice having area A। रेट ऑफ इफ्यूजन by A area orifice। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब ऑरिफाइस का एरिया ए क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है ना। यहां पर रेट जो है वो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, और एन क्या है, एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। ए है एरिया ऑफ ऑरिफाइस, एरिया ऑफ ऑरिफाइस। एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स present in unit volume, in unit volume। P है प्रेशर, और T है टेम्परेचर। ये टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। M है GMM ऑफ गैस। ये फॉर्मूला जिस डेरिवेशन से आया है वो डेरिवेशन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है ना। तो अभी इसके डेरिवेशन की हमें नीड नहीं, बस हमें ये जो रेट ऑफ इफ्यूजन है थ्रू स्मॉल ओरिफाइस उसका फॉर्मूला याद रखना है, R इक्वल टू ANP अपॉन √2 पाई RTM। आप देखिए रेट ऑफ इफ्यूजन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो रेट ऑफ इफ्यूजन है R इक्वल टू वो है ANP अपॉन √2 पाई RTM। रेट ऑफ इफ्यूजन डिपेंड्स ऑन, पहला बेटा एरिया ऑफ ऑरिफाइस, एरिया ऑफ ऑरिफाइस। आपको पता है रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दूसरा फैक्टर है प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस in container। Rate directly proportional to pressure। थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ गैस, temperature of gas, rate inversely proportional to square root of temperature। फोर्थ फैक्टर है GMM of gas, GMM of gas, rate inversely proportional to GMM of gas। ठीक है। फिफ्थ फैक्टर है
number of molecules present in unit volume. In unit volume. Rate directly proportional to n. ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो गैस मॉलिक्यूल का साइज है उस पर रेट डिपेंड नहीं करता। रेट डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ये इंपॉर्टेंट बात है, नोट, इसे आप याद रखेंगे। रेट ऑफ इफ्यूजन डज नॉट डिपेंड, रेट ऑफ इफ्यूजन does not depend on size of gas molecule. Size of gas molecule. ठीक है ना, लेकिन जीएमएम पर डिपेंड करता है। जिसका जीएमएम ज्यादा होगा उसका रेट कम होगा, क्योंकि हैवी मॉलिक्यूल होगा तो वो ओरिफाइस से धीरे धीरे निकलेगा। ठीक है ना। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो भी रेट कम होगा। क्यों ज्यादा कम होगा? क्योंकि जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो कोलिजन होने लगेगा, जिससे बाउंस बैक होने लगेंगे। ठीक है ना। भाई टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा? जो ओरिफाइस के पास मॉलिक्यूल पहुंच रहे हैं उनमें आपस में कोलिजन होगा और आपका जो मॉलिक्यूल है वो बाउंस करने लगेगा फिर से और अंदर आने लगेगा कंटेनर के। ठीक है ना। तो ये हमारा जो है रेट ऑफ इफ्यूजन है। ठीक। अब देखिए क्या है, इसके लिए ग्राहम ने एक लॉ दिया था, तो उसे हम देख लेते हैं। ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन। लॉ ऑफ इफ्यूजन। According to this law, according to this law, at the same temperature and pressure, same temperature and pressure, and pressure, rate of diffusion is inversely proportional to square root of density of gas। इसमें इफ्यूजन के साथ साथ में ये डिफ्यूजन के लिए भी वैलिड है, रेट ऑफ इफ्यूजन या फिर डिफ्यूजन, क्योंकि डिफ्यूजन भी डेंसिटी डिफरेंस की वजह से होता है ना। और इन्होंने कहा था एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो डिफ्यूजन में प्रेशर सेम होता है, तो दिस लॉ इज वैलिड इफ्यूजन एज वेल एज डिफ्यूजन। यहां पर हम लोग इसे लिख सकते हैं डिफ्यूजन और डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के लिए भी ये वैलिड है। ठीक है। तो इन्होंने कहा था जो रेट जो है
वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। यहां पर डी क्या है? डेंसिटी ऑफ गैस। तो ये देखिए, ये हमारा ग्राहम लॉ है। अब गैस के लिए हम लोग गैस इक्वेशन लगा सकते हैं फॉर गैस के लिए गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। तो यहां से PV इज इक्वल टू मोल क्या होगा? वेट अपॉन GMM/RT, ठीक है ना। तो P इज इक्वल टू W बाई VMRT। W बाई V क्या हो जाएगा? डेंसिटी। तो डेंसिटी D इज इक्वल टू आ जाएगा PM अपॉन RT, ये आ जाएगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू GMM, ठीक है। तो यहां से रेट क्या हो जाएगा? रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट n। मतलब हम ये भी कह सकते हैं rate of diffusion or effusion is inversely proportional to square root of GMM of gas, ठीक है ना। अब जो GMM होता है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? GMM is equal to 2 into vapor density। GMM m है और vapor density को हम लोग D मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा? m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर डेंसिटी, तो इसका मतलब रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेपर डेंसिटी। यहां पर d क्या है? वेपर डेंसिटी। ये वेपर डेंसिटी है। तो देखिए ग्राहम लॉ क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, या फिर रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ GMM ऑफ गैस, या फिर रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेपर डेंसिटी, ठीक है ना। अगर हम लोग देखें तो ये हमारा जो रेट ऑफ इफ्यूजन का फॉर्मूला था उसी से डिराइव हुआ है। देखिए कैसे डिराइव हुआ है। जो रेट ऑफ इफ्यूजन का हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था वो क्या देखा था? ANT अंडर रूट 2 पाई RTM। तो देखिए जब प्रेशर और टेम्परेचर सेम होंगे, व्हेन प्रेशर कांस्टेंट एंड टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो क्या होगा? रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं। तो यहां पर देखिए ग्राहम ने जो लॉ दिया था वो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए दिया था। टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट। अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, इफ प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, तो फिर क्या होगा? इफ प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, इफ प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, तो रेट is directly proportional to pressure होगा and rate is inversely proportional to square root of GMM, ठीक है। देखिए अगर if pressure is not constant, is not constant, तो क्या हो जाएगा? तो हमारा R
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P अपॉन अंडर रूट n। तो यहां पर बेटा अगर R1 इज इक्वल टू क्या होगा भाई, ये एक स्टेट की बात कर रहे हैं, P1 अपॉन अंडर रूट M1 और R यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम लोग लेंगे तो इसे हम लोग इज इक्वल टू K कर सकते हैं, क्योंकि यहां से हम लोग इसे लिख सकते हैं R इज इक्वल टू K P अपॉन अंडर रूट n। ठीक है ना। दूसरी सिचुएशन में R2 इज इक्वल टू K, दूसरा प्रेशर P2 अंडर रूट n2। तो यहां से इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो R1 अपॉन R2 क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू K से K कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा P1 अपॉन P2 अंडर रूट M2 अपॉन M1। ये हमारा ग्राहम्स लॉ की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ। ठीक है। अगर इफ P1 इज इक्वल टू P2 ये कांस्टेंट होगा तो हमारा इक्वेशन R1 अपॉन R2 क्या आ जाएगा, अंडर रूट M2 अपॉन M1, या फिर इसे हम लोग अंडर रूट D2 अपॉन D1 या फिर अंडर रूट स्मॉल d2 अपॉन d1। ये हम लोग अप्लाई करेंगे डिफ्यूजन के केस में। डिफ्यूजन में क्या होता है, प्रेशर हमेशा इक्वल रहता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक, आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि रेट ऑफ इफ्यूजन है उसको हम किन टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेट ऑफ इफ्यूजन कैन बी represent in following terms. Number 1, rate of effusion is equal to effused mole upon time taken. Effused mole of gas upon time taken. दूसरा, rate of effusion effused volume of gas, effused volume of gas at same temperature and pressure, upon time taken. भाई आपको पता है कि जब प्रेशर और टेम्परेचर सेम हो तो मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस होता है। ठीक है ना। थर्ड हम लोग बात कर सकते हैं रेट ऑफ इफ्यूजन। डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ गैस इन कंटेनर, डिक्रीज of pressure in container
अपॉन टाइम टेकन। देखिए जितना प्रेशर कंटेनर में कम हुआ होगा उसी के अकॉर्डिंग तो गैस के मोल इफ्यूज हुए होंगे, ठीक है ना। फोर्थ देखिए, रेट ऑफ इफ्यूजन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इफ्यूज्ड गैस। भाई जितनी दूर डिस्टेंस चली जाएगी इफ्यूज्ड गैस उतना ही ज्यादा उसका रेट ऑफ इफ्यूजन होगा, ठीक है ना। ज्यादा प्रेशर से निकली इसका मतलब ज्यादा दूर गई, ज्यादा इफ्यूज हुई तो ज्यादा दूर गई, ठीक है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इफ्यूज्ड गैस अपॉन टाइम टेकन। इस तरह से हम लोग रेट ऑफ इफ्यूजन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। अगले लेक्चर में हम लोग ग्राहम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।